ये जो एग्जाम होता है ना आपका सी सेट का या कोई भी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम हो, उसको हमेशा आपने राउंड्स में सॉल्व करना होता है। दिक्कत पता क्या आएगी 33% मार्क्स लेके आने के अंदर, वो तभी हो सकती है जब ये वाले क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं एग्जाम में मिस कर दिए, ये वाले क्वेश्चन आप यहाँ पे छोड़कर आगे, आपको टाइम ही नहीं मिला। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करी होगी तो आपका लॉजिक समय के साथ डेवलप हुआ भी होगा। देखो, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ ये जानना चाहता है क्या इस डेटा से आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता। अब एक नंबर है 5, एक नंबर है 88, एक है 2.25 और एक नंबर है 20 के आसपास। ऑप्शन इतनी दूर यूपीएससी ने इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि यूपीएससी भी नहीं चाहता कि आप 5 मिनट लगा के आंसर बताओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हमारा डिस्कशन रहेगा कि सी सेट को आसानी से कैसे क्लियर किया जा सकता है। आई नो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतना आसान तो नहीं है सी सेट को क्लियर करना। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो हर बार सी सेट के अंदर थोड़े से मार्क्स की वजह से यहाँ पे वो कट ऑफ यहाँ पे उसको अचीव नहीं कर पाते। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जो सी सेट का एग्जाम है ना, वो प्रैक्टिस का तो एग्जाम है ही है, बट उसके साथ साथ परफॉर्मेंस का भी एग्जाम है। उन 2 घंटे के अंदर आप कैसा परफॉर्म करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आज के सेशन में मैं यही डिस्कस करूंगा कि आपको कुछ 4 से 5 टेक्निक्स जो आपको हेल्प कर सकती हैं एग्जाम के दिन के ऊपर अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए। इनफैक्ट दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ सी सेट ही नहीं, और भी जो एग्जाम्स आते हैं जिनमें क्वांट, रीजनिंग या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, उन केसेस में आपको हेल्प कर सकती हैं। दोस्तों, मैंने खुद ये एग्जाम को 4 बार दिया है एंड एवरी टाइम आई स्कोर्ड 160 170 के बीच में जो मार्क्स थे इन सी सेट। एंड इसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं जो एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं, चाहे कैट हो, IFT हो, स्नैप हो, बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं, उनमें मैंने हर किसी एग्जाम के अंदर नॉर्थ इंडिया में मेरा रैंक 1 था, नॉर्थ इंडिया में मैं टॉपर था हर एक एग्जाम के यहाँ पे बात कर रहा हूं। अब इसके पीछे कारण क्या थे, ये 4 से 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा जो आपको यहाँ पे हेल्प कर पाएंगे अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। पहली चीज है कि ये जो एग्जाम होता है ना आपका सी सेट का या कोई भी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम हो, उसको हमेशा आपने राउंड्स में सॉल्व करना होता है। सवाल आता है इसका राउंड्स का मतलब क्या होता है। देखो, जब हम बात करते हैं ना सी सेट में जैसे 80 क्वेश्चंस आते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना शुरू करते हैं एंड एक एक करके हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर ध्यान से अंडरस्टैंड करो, ये जो एग्जाम है यहां टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। 2 घंटे के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। वो कैसे हो पाएंगे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व? वो तभी हो पाएंगे जब हम इनको राउंड्स के अंदर सॉल्व करेंगे। सवाल आता है राउंड्स के अंदर सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है। देखो, होता पता क्या है कि 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर के अंदर। एक होते हैं आसान क्वेश्चन, एक होते हैं थोड़े से मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, एक होते हैं काफी टफ वाले क्वेश्चंस। समझना इस बात को ध्यान से। आसान क्वेश्चंस वो होते हैं जो आप कम समय लेकर उनको सॉल्व किया जा सकता है। मॉडरेट क्वेश्चन वो होते हैं जो सॉल्व हो तो जाते हैं पर उनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी 1.5-2 मिनट। और टफ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत लंबा टाइम आपका वेस्ट कर सकते हैं। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स जो यहाँ पे एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते सी सेट, उनका कारण पता क्या रहता है? उनका कारण यही होता है कि वो टफ क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिस वजह से इजी क्वेश्चन वो कभी एग्जाम्स में हिट ही नहीं कर पाते, इजी क्वेश्चन को मिस कर देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने सी सेट एग्जाम के अंदर आसान क्वेश्चंस छोड़कर नहीं आए, आसान क्वेश्चन में कोई छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स नहीं करी, तो आपका सी सेट डेफिनेटली क्लियर होगा। तो हमारी अप्रोच पता क्या रहनी चाहिए? अप्रोच यही रहनी चाहिए कि इजी क्वेश्चन हम सबसे पहले करें, उसके बाद मॉडरेट लेवल क्वेश्चन करें, उसके बाद टफ लेवल के क्वेश्चन करें। सवाल आता है इनको करेंगे कैसे? तभी कर पाएंगे जब हम राउंड्स के अंदर यहाँ पे इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। कैसे? पहले राउंड में हम फटाफट पेपर को स्किम थ्रू करेंगे और उनमें ऐसे क्वेश्चंस जो हम 30, 40, 50 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। पॉइंट पता क्या है? अभी स्टार्टिंग है, अभी पेपर हमारा स्टार्ट ही हुआ है, तो हमारी कोशिश ऐसे टॉपिक्स को पिक करने की होनी चाहिए जहां पर हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं। जैसे मेरे लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है रीजनिंग हो, तो या मेरे लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो। तो जो भी आपके लिए यहाँ पे कंफर्टेबल, जहां पे आप ज्यादा हो और जो आसान क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आराम से क्वेश्चन ही बन जाएंगे, उनको सबसे पहले करो। एक बार आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया, यहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अब जब आप सेकंड राउंड में आएंगे ना, तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन जो थोड़ा टाइम लेंगे वो वाले क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। आखिरी में अगर टाइम बचेगा तो आप टफ लेवल पे क्वेश्चन के ऊपर जाना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, टफ लेवल क्वेश्चन आप छोड़ के भी आ सकते हो। क्योंकि देखो, आपको टोटल 33% मार्क्स ही लेकर आने हैं।
दिक्कत पता क्या आएगी 33% मार्क्स लेके आने के अंदर, वो तभी हो सकती है जब ये वाले क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं एग्जाम में मिस कर दिए, ये वाले क्वेश्चन आप यहाँ पे छोड़कर आगे, आपको टाइम ही नहीं मिला। 2023 के पेपर के बाद मेरी कई बच्चों से बात हुई, 24 के बाद हुई, 25 के बाद के स्टूडेंट से बात हुई। हर स्टूडेंट ने मुझे यही कहा कि सर हमने पेपर स्टार्ट करना चालू किया एंड हम 50 या 60 में क्वेश्चन तक ही पहुंचे थे, टाइम ही खत्म हो गया, आखिरी 20 क्वेश्चन, आखिरी 25 क्वेश्चन हम देख ही नहीं पाए। वो इसीलिए हुआ क्योंकि आपने सीक्वेंस के हिसाब से पेपर को फॉलो किया। ऐसे नहीं करना, आप हमेशा इस पेपर को राउंड में सॉल्व करेंगे तो आसान क्वेश्चन कभी ना मिस होंगे, ना ही कभी गलत होंगे। ये पहली चीज है। सवाल आता है कि पता कैसे लगेगा कि हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा मुश्किल है या कौन सा मॉडरेट लेवल का है। देखो ये पता लगता है प्रैक्टिस के साथ। आप लोगों ने पिछले 1 साल 1.5 साल या कई बच्चों ने इससे भी लंबा समय जो होगा वो सीसेट को पढ़ा होगा, तो उनको ना अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। उस प्रैक्टिस के माध्यम से उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि मैं कंफर्टेबल कहां पर हूं, कौन से क्वेश्चन मैंने क्लासेस के अंदर करे हुए हैं और उनको मैं आराम से कर भी लेता हूं, तो वहां से आपको समझ आएगा। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स आल्सो। जैसे यहां देखिए आप लोग, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना यूपीएससी में एक्सपेंडेड फॉर्म वाले जो होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर वाले होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है और आपको पता भी है कि इसको आप ऑप्शंस पुट करके भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफी आसान क्वेश्चन है। तो कल को मेरे पेपर के अंदर मुझे ये क्वेश्चन दिखेगा, मैं इसको फटाफट सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए ये राउंड 1 वाला क्वेश्चन है, इसको विद इन अ फ्यू सेकंड में सॉल्व कर सकता हूं। ऐसे ही मान लो मैं आगे गया, कोई ये क्वेश्चन मिला। अब देखो मुझे ना, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं रिमाइंडर निकालने वाले क्वेश्चन के ऊपर या यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चंस के ऊपर, वहां मैं आराम से क्वेश्चन कर लेता हूं। तो मैं अगर हूं पेपर दे रहा हूं तो मैं इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लूंगा पहले राउंड के अंदर ही। बट ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा बच्चा है जो रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट के साथ या यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से उतना कंफर्टेबल नहीं है, उसको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का लग सकता है एंड दे शुड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन इन द लेटर हाफ ऑफ द पेपर। ऐसे ही मान लो आपके, जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। देखो डिविजिबिलिटी रूल अपने आप में चैप्टर आसान है, बट अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है और बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे इक्वेशंस बनेंगी, तब जाके ये सॉल्व होगा। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है। सबसे बड़ी मिस्टेक। समझदारी इसी में है कि आप इस एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को छोड़ के आओ। क्यों? क्योंकि देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मैं नहीं मना कर रहा कि ये नहीं होगा, हो जाएगा, पर ये 6 मिनट 7 मिनट या कई बच्चों की कैलकुलेशन मुश्किल अगर जिनको लगती है उनके लिए क्वेश्चन 10 मिनट लेगा। 10 क्वेश्चन लेकर अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लिया ना, आपने कहीं ना कहीं 4-5 क्वेश्चन मिस कर दिए कहीं ना कहीं। हर एक क्वेश्चन जब 2.5 नंबर का है तो आपको वहीं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से कम टाइम पे अंदर आप सही आंसर लेकर आ सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने ही चाहिए एग्जाम के अंदर। कोई समझदारी नहीं है कि हाँ सीक्वेंस में चल रहा था एंड वहां ये क्वेश्चन आया तो मैंने सोचा कर लूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कोई बच्चा हो सकता है जिसको ज्योमेट्री उतने अच्छे से ना आती हो, तो ज्योमेट्री कोई क्वेश्चन देख के उसको डर लग जाता है कि यार पता नहीं क्या पूछा हुआ है, मुझे नहीं समझ आता ये ट्राइंगल वगैरह। कोई बात नहीं, इसको आप सेकंड राउंड में या टाइम बचा तो थर्ड राउंड में करना, अदरवाइज आप बाकियों के ऊपर फोकस करो। तो पहला चीज तो यही है कि अगर आप राउंड्स के अंदर अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, उससे पता क्या इंश्योर होता है कि आसान क्वेश्चन कभी मिस नहीं होता और आसान क्वेश्चन में गलतियां होने के चांसेस कम से कम होते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका माइंड फ्रेश है, आपने सबसे पहले उन्हीं को सॉल्व किया जो आपके कंफर्ट जोन के अंदर क्वेश्चन है, तो वो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे और वही सेम कॉन्फिडेंस आने वाले क्वेश्चन के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा। राइट, ये पहली चीज। आगे देखेंगे और क्या टेक्निक्स हमें हेल्प कर सकती हैं। दूसरा है लॉजिक। देखो सीसैट के अंदर ना लॉजिक बहुत लगता है और ये लॉजिक ना अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करी होगी तो आपका लॉजिक समय के साथ डेवलप हुआ भी होगा। सर क्या आप एग्जांपल दे सकते हो? हाँ बिल्कुल। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अब ये क्वेश्चन है, कोई इंसान इसको कह सकता है कि ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है। कोई क्वेश्चन बोलेगा कि नहीं, जिस बंदे के पास दिमाग है, थोड़ा सा लॉजिक है, वो इसको आराम से कर लेगा। देखो एक्चुअली पता क्या है, कई लोग ना एग्जाम पेपर के बाद तो बहुत लोग क्लेम कर लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, चुटकियों में कर लेते, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं थी। पर क्या हम ड्यूरिंग द एग्जाम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? जवाब है हाँ।
मैंने आपको दिखाया अपना कैट का स्कोर, अपना स्नैप, IFT, CSET, हर एक पेपर में स्कोर इसीलिए अच्छा आया क्योंकि सबसे पहले मैं लॉजिक को अप्लाई करता था। अब देखो यहां पर ये बोल रहा है कि x वीक्स, x डेज, x आवर्स, x मिनट और x सेकेंड के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ सेकेंड्स होंगे। आप इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो x सेकंड में तो x सेकंड्स ही होते हैं, x मिनट में कितने सेकंड होंगे, एक मिनट में अगर 60 सेकंड, x मिनट में 60 x आ जाएगा, और एक घंटे में 60 इंटू 60 ये बनता है 3600, और एक दिन में 3600 इंटू 24, वो नंबर अपने आप में बहुत बड़ा आएगा, 3600 इंटू 24 वेरी बिग नंबर। और जब वीक्स में निकालोगे तो 3600 इंटू 24 इंटू 7, ये बहुत ही बड़ा नंबर आएगा। आप जरा ऑप्शंस एक बार देखो, क्या 11580 आंसर आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं भाई, ये नंबर आ रहा है 3600 इंटू 24, और अगला नंबर आएगा 3600 इंटू 24 इंटू 7, ये तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, लाखों में नंबर आएगा, ये 11000 थोड़ी हो सकता है। तो ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही गलत हो गए। तो आपके दिमाग में आया कि अच्छा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो सकता है। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, हमें पता क्या करना होगा, हम यहां पे क्या करेंगे, जैसे आपने देखो आवर्स ऐड करेंगे, है ना, फिर मिनट्स ऐड करेंगे, ऐसे ही यहां पे आपने डेज ऐड किए होंगे, वीक्स ऐड किए होंगे, फिर लास्ट में आप सेकंड ऐड किए होंगे, 1 सेकंड, एक्स सेकंड मतलब एक्स 1 सेकंड। तो यहां पर आपने एक बात नोटिस करी कि यहां पर आपकी यूनिट डिजिट में ना पक्का एंड में 1 आना चाहिए, पक्का 1 आना चाहिए, और एक्चुअली इन दोनों ऑप्शन में से 1 आपका ऑप्शन डी के अंदर ही है। ये क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए भले आपको 1 मिनट लिया, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस क्वेश्चन को केवल 10 या 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उनका लॉजिक अच्छा होता है। दे नो कि अच्छा ये तो सेंस ही नहीं बना रहा, ये तो बहुत ही बेफजूले ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, वहां से गलत कर दिया और यहाँ पर इस तरह से। ये तभी हो पाएगा लॉजिक अप्लाई जब आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस ओवर द टाइम करी होगी। हाँ, थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर कर सकते हो ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से देखकर, और वहां से आपको मदद भी मिलेगी। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूं, जैसे यहां पर था, अब ये क्वेश्चन 2021 में आया, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेटा सफिशिएंसी और रैंकिंग दो टॉपिक्स को यहां पे कंबाइन किया गया है। क्या बोल रहा है यहां पे, देखो क्वेश्चन देखो क्या है। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा का रैंक क्या है फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। 40 बच्चों की क्लास में सीमा का रैंक क्या है। आपको ना रैंकिंग जिसने भी पढ़ा है उनको एक फॉर्मूला पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इट इज नथिंग बट रैंक फ्रॉम फ्रंट प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम -1, राइट। अब यहां पे नोटिस करो, यहां पर हमने उसने ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे दे ही दिए 40, तो 40 क्या बना, फ्रंट से रैंक प्लस बॉटम से रैंक -1। अब यहां पे नोटिस करो, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक फ्रंट एक बॉटम। अगर मुझे बॉटम का रैंक पता लग जाए तो ऑटोमेटिकली मैं फ्रंट का रैंक बता दूंगा, क्योंकि बाकी सारी चीजों की तो वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। आपको ना ये इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपल देखो। आप जरा एक बार सोचो दिमाग में, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि प्रिया जो है, हमें रैंक किसका चाहिए, सीमा का। तो कह रहा है कि प्रिया का जो रैंक है वो सीमा से 4 पायदान नीचे है, और प्रिया जो है वो 31st फ्रॉम बॉटम। देखो प्रिया का बॉटम से रैंक पता है, हाँ पता है, और प्रिया और सीमा के बीच में कनेक्शन पता है, हाँ पता है। तो क्या सीमा का बॉटम से रैंक पता है, हाँ पता है। अगर सीमा का बॉटम से रैंक आ जाएगा तो क्या सीमा का फ्रंट से रैंक नहीं निकाल पाऊंगा। देखो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ ये जानना चाहता है क्या इस डेटा से आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता। मैंने आपको बताया ना, जब प्रिया का बॉटम से रैंक पता है और सीमा का बॉटम से रैंक पता लग गया तो सीमा का फ्रंट से रैंक भी पता लग जाएगा। यू डोंट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन सिंपली से दैट यस दिस डेटा इज सफिशिएंट। ऐसे ही ऑप्शन बी देखो, स्टेटमेंट 2 देखो, यहां पर कह रहा है कि इना का रैंक सीमा से 2 पायदान ऊपर है और इना का रैंक बॉटम से 37 है। इना का बॉटम से रैंक पता है, सीमा का बॉटम से रैंक पता लग गया, सीमा का बॉटम से रैंक पता लग गया तो सीमा का फ्रंट से रैंक पता लग गया, तो ये भी अपने आप में डेटा इज सफिशिएंट। ये फिर से 15 से 20 सेकंड का ही क्वेश्चन है, ओनली दैट मच। लॉजिक लगाना आना चाहिए कि हाँ इस लॉजिक से आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, डेटा सफिशिएंसी ना क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं पिछले कई सालों से। उसका कारण पता क्या है, यूपीएससी आजकल लॉजिक वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है और आपके फैक्चुअल वाले क्वेश्चन थोड़े से कम। अब फॉर्मूला वाले क्वेश्चन कम हो गए यूपीएससी के अंदर, लॉजिक वाले क्वेश्चन ज्यादा बढ़ चुके हैं। और यहीं पे कई बच्चे घबरा जाते हैं कि यार लॉजिक लगाना नहीं आता, फॉर्मूला लगाना होता तो लगाते थे। ये सबको लगाना आता है कि हाँ सीमा का रैंक फ्रंट से 10वां है, 40 बच्चे हैं तो बॉटम से रैंक बताओ, पर यहां पर वो फंस जाते हैं। ये लॉजिक वाले क्वेश्चंस हैं, और लॉजिक में जिनके अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यानी कि ना सबसे प्रायोरिटी आप लॉजिक को ज्यादा दोगे ना, तो आप खुद रियलाइज करोगे कि आपकी एक्यूरेसी बहुत शानदार हो जाएगी, खासकर डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन के अंदर। आगे आते हैं, नेक्स्ट चीज है सही ढंग से टाइम को मैनेज करना। इसका क्या अर्थ होता है
देखो एक चीज अंडरस्टैंड करना, बहुत साल पहले, ठीक है, मेरे जो जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, उन्होंने एक चीज बोली थी कि सी सेट के अंदर ना, या इनफैक्ट किसी भी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम या इवन आपके कोई भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की जब हम बात करते हैं, उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो आपकी मदद के लिए दिए होते हैं, ना कि आपकी परेशानी के लिए। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते हो तो आपको कई बार टाइम बचाने के अंदर बहुत हैवी मदद मिलती है। कैसे? एग्जाम्पल से बताता हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि भाई कैबिन का कोड ये है, तो मुझे बताओ फ्लावर का कोड क्या होगा। अब ये क्वेश्चन कोई बच्चा 15 सेकंड में कर लेगा, कोई बच्चे को करने में शायद 1.5 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट भी लग सकते हैं। मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता क्या देखता हूं, नॉर्मली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं कि हाँ चलो यहाँ कैबिन लिख लिया, फिर वो यहाँ पे इसको लिखते हैं, इसका पूरा कोड जो भी इसका कोड है BD ऐसे पूरा लिखते हैं यहाँ पे, फिर वो कनेक्शन देखने की कोशिश करते हैं। करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, पर कई क्वेश्चन ना बड़े इजी होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इजी है, आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि जैसे ये 5 लेटर हैं, ये 10 लेटर हैं, ये C के अगल बगल कौन होता है, B और D, A के अगल बगल कौन होता है, Z और B। तो आपको पता लग गया कि जो भी अल्फाबेट था उससे एक पिछला लेटर और उसका अगला लेटर वहां पे मेंशन्ड है। तो सेम चीज आपका फ्लावर के लिए होगा। तो फ्लावर के लिए भी कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे लिखने लग जाते हैं फ्लावर, और फिर उसका पूरा पूरा कोड निकालने की कोशिश करते हैं। आंसर आएगा आपका, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, बट एक चीज जरा देखो, यहां पर जो ऑप्शन है चारों के चारों, इनमें लगभग हर जगह सिमिलैरिटी है। देखो फर्क पता क्या है, जैसे आप नोटिस करो यहां पर EJKM EGKM EGKM सब जगह सेम है। यू डोंट नीड टू चेक द कोड फॉर F एंड L, सीधा बस आगे देखो। जैसे फॉर एग्जांपल आप W देखो, W के आगे पीछे क्या होता है, UVWX, तो यहां पर ना VX आएगा, VX आ रहा है ऑप्शन B और ऑप्शन D के अंदर, तो ऑप्शन C और ऑप्शन E वैसे ही गलत हो गए, है ना। अब देखो फर्क देखो, B और D में क्या है, एक जगह NP है, एक जगह NQ है, O के अगल बगल क्या आता है, N और P, ठीक है, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो कहने का पॉइंट पता क्या है कि अगर आपका लॉजिक क्रैक हो चुका है तो आपको फिर पूरा का पूरा ऑप्शन इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे लिखो। आपको साफ साफ दिख रहा है तो डायरेक्टली यहां पर आपको नोटिस किया कि मुझे पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं, जहां पे सिमिलैरिटी नहीं थी, जहां पे चीजें अलग अलग थी, सिर्फ उतना पार्ट हमें देखने की जरूरत थी। और इस तरह से हम यहाँ पे अपने टाइम को कुछ कुछ जगह बचा सकते हैं। कि बच्चे बोलते हैं ना कि मेरा तो पेपर कंप्लीट ही नहीं होता, वो इसलिए नहीं कंप्लीट हो रहा क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप ऑप्शंस के हिंट्स को कैच ही नहीं कर रहे हो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है यूपीएससी के अंदर। अब इसमें पता क्या बोला था कि 2 सीक्वेंस है, सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2, जो लॉजिक सीक्वेंस 1 में लगा वही सेम हमें लॉजिक सीक्वेंस 2 में लगाना है, और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, डी की। अब देखो होता पता क्या है, जैसे आपने ना लॉजिक इसका क्रैक कर लिया होगा, क्या लॉजिक है ये देखो, 12 इंटू 0.5 होता है 6, 6 इंटू 1.5 होता है 9, 9 इंटू 2.5 होता है दिस 22/5, 22.5, ये 3.5, ये 4.5 ऐसे। अब के बच्चे पता क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा 3 को क्या करना है 0.5 से मल्टीप्लाई, 0.5 के बाद जो वैल्यू आई उसको 1.5 से मल्टीप्लाई, फिर इसको 2.5, फिर इसको 3.5। वो ना 4 बार कैलकुलेट करने लगेंगे इसको कि अच्छा ऐसे लिखने लग जाएंगे, 3 इंटू 0.5 किया, ये कुछ वैल्यू आई, फिर जो वैल्यू आई उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया, और ऐसे करते करते वो इस क्वेश्चन के अंदर आपका 3 मिनट खा जाएंगे। पर एक्चुअली क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ऑप्शन देखो जरा, देखो 3 इंटू 0.5 कितना होता है, 1.5, 1.5 इंटू 1.5 होता है 1.5 होता है 2.25, 2.25 इंटू 2.5 होता है, मुझे नहीं पता कितना होता है, पर मुझे इतना पता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ 6 के आसपास होता है, और 6 इंटू 3.5 आपका कितना होता है, ये आपका मोटा मोटा 20 के आसपास होता है, ठीक है। तो अब नोटिस करो, मुझे इतना पता लग गया, मेरा आंसर 20 के आसपास आएगा, 20 के आसपास। अब एक नंबर है 5, एक नंबर है 88, एक है 2.25 और एक नंबर है 20 के आसपास। ऑप्शन इतनी दूर यूपीएससी ने इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि यूपीएससी भी नहीं चाहता कि आप ऐसा काम करके 5 मिनट लगा के आंसर बताओ। ऑप्शंस में बस इसीलिए बनाए गए थे ताकि आप लॉजिक अंडरस्टैंड करो एंड आप फटाफट विद इन अ फ्यू सेकंड आप इसका आंसर बता दो। होता पता क्या है कि आप ऐसे सॉल्व करने लगते हो, उसमें 3, 3.5, 4 मिनट आपके लग जाएंगे और उस चक्कर में आपका पेपर कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। ऑप्शंस बनाए गए हैं आपकी मदद के लिए, तो उनका इस्तेमाल करना सीखो। इस्तेमाल कर लोगे तो क्वेश्चन काफी आसान बन जाएगा, राइट। तो ये तीसरी टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट की। फिर देखो एक चीज और समझना, आप कभी ना पूरा का पूरा सेक्शन मत इग्नोर करना। मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे आके मुझे बोलते हैं कि सर मेरा ना क्वांट खराब है, मैं क्वांट छोड़ के जा रहा हूं।
कुछ बच्चे आते हैं बोलते हैं कि सर मेरा ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत खराब है, मैं अटेम्प्ट करता हूँ, बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऑप्शंस मैं एलिमिनेट ही नहीं कर पाता, हर एक ऑप्शन मुझे लगभग सेम लगता है, मैं आरसी छोड़ के जा रहा हूँ। देखो, सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरा का पूरा सेक्शन कभी भी मुश्किल नहीं होता है। सुनना मेरी बात, आपको क्वांट मुश्किल लग रहा है, ठीक है, पर क्वांट के आपको सारे टॉपिक मुश्किल नहीं लग रहे होंगे। हो सकता है आपको यूनिट डिजिट आसान लग रहा हो, बाकी आपका एवरेज आसान लग रहा हो, आपको डेटा सफिशिएंसी आसान लग रहा हो, आपको लेट्स से आपका डिविजिबिलिटी रूल आसान लग रहा हो। तो मेरे कहने का पॉइंट ये है कि क्वांट एज सच टॉपिक मुश्किल नहीं है। क्वांट के कुछ टॉपिक्स मुश्किल हैं, कुछ टॉपिक आसान हैं। आप पूरा का पूरा क्वांट क्यों छोड़ के जा रहे हो? कुछ जो आसान है, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं ना आपके, जैसे हर साल आपको नोटिस करने को मिलेगा कि एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और कभी भी यूपीएससी ने एवरेज से मुश्किल क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो आप एवरेज क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो पॉइंट यही है कि आप पूरा का पूरा सेक्शन कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो हर किसी बच्चे को मुश्किल लगते हैं या किसी बच्चे को हो सकता है टफ लगते हो। हाँ, कुछ टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो, दैट इज फाइन, पर पूरा का पूरा सेक्शन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि यूपीएससी ना हर साल एक सेक्शन थोड़ा मुश्किल करता है। जैसे 2023 का पेपर था, उस साल क्वांट के काफी क्वेश्चन टफ थे, पर 2023 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरा देखना, बहुत ही ज्यादा आसान था। समझे मेरी बात को? तो अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मान लो अब छोड़ दिया आपने क्योंकि आपको पसंद नहीं था और क्वांट आपसे हो नहीं रहा क्योंकि मुश्किल है, तो आप फिर वो 66 मार्क्स का जो कट ऑफ का बैरियर है उसको पार नहीं कर पाए। 24 वाले पेपर में पता क्या हुआ? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा ट्रिकी आया, क्वांट थोड़ा आसान कर दिया। तो उस चक्कर में अगर कोई बच्चा ऐसा था जो क्वांट छोड़ के गया था और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके गया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो नहीं पा रहा क्योंकि मुश्किल है, क्वांट करके गए, क्वांट नहीं करके गए थे और वो इजी आ गया, तो उस चक्कर में फिर से आपने बैरियर आपने मिस कर दिया 66 मार्क्स का। फिर 2025 में थोड़ा क्वांट के कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिर से थोड़ा सा इजियर साइड पे था 2025 के पेपर के अंदर। तो पॉइंट यही है ना कि यूपीएससी अगर कुछ भी कर ले, अगर आपने तीनों सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने करे हुए हैं ना, आपका सी सेट पक्का ही पक्का क्लियर होगा एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, राइट। एक आखिरी चीज और भी है कि आप ना जो भी कर रहे हो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी, क्वांट भी, रीजनिंग भी, इनमें से कोई भी ऐसी चीज ऐसी नहीं है जो बिना प्रैक्टिस के सॉल्व हो जाएगी। दिक्कत पता क्या होती है? मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जैसे हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं क्वांट को, रीजनिंग को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, बच्चे ना उसको एज अ वीडियो की तरह देखते हैं। हाँ, कि ठीक है सर कर रहे हैं, बढ़िया, सर ने अच्छा प्लस माइनस कर दिया, बढ़िया, सर ने अच्छा एलिमिनेट कर दिया, बढ़िया, सर ने अजम्पशन बता दी, बढ़िया। मैंने खुद कभी अपना दिमाग नहीं लगाया उसके अंदर। तो होगा पता क्या, जब रियल एग्जाम होगा मेरे से नहीं बनेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बच्चे यही गलती करते हैं, उनको लगता है कि सर करा तो रहे हैं, सर ने बता दिया कि अच्छा ये देखो ये क्रक्स था, ये इसका मैसेज था, हो गया, आ गया, आसान ही था ये तो। पर जब आपको खुद का दिमाग वहां एग्जाम के अंदर लगाना पड़ेगा तब ये दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने वो खुद का दिमाग कभी लगाया नहीं। ऐसे ही क्वांट रीजनिंग में भी आपने अगर पेन पेपर लेकर कभी सॉल्व ही नहीं किए तो आपको रियल एग्जाम में उसको सॉल्व करने में परेशानी आएगी। ये एक सी सेट को अच्छा करने का तरीका यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। समझे मेरी बात को? तो अगर आप इन चीजों को ध्यान में देते हो, ठीक है, अपने कंसेप्ट आपके अच्छे रहते हैं, रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, डाउट्स वगैरह अपने फैकल्टीज का डिस्कस कर लेते हो और मॉक्स देते हो ताकि आपका सही ढंग से टाइम मैनेजमेंट हो। जो मैंने बताया था ना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 वाले तरह से पेपर को आप पहले मॉक्स में अटेम्प्ट करते हो, फिर रियल एग्जाम में रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे। बाकी देखो, अब जैसे आखिरी कुछ दिन है तो थोड़ा टाइम अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो उन पे देना जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे नंबर सिस्टम से ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, एलसीएम एचसीएफ से आते हैं, परसेंटेज से आते हैं, एवरेज से आते हैं, राइट। तो अगर आपने ये ट्रेंड एनालिसिस करा होगा ना इस एग्जाम का, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम। ऐसे रीजनिंग के अंदर भी सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी क्लासिफिकेशन है, क्लॉक है, कैलेंडर है, डायरेक्शन है। तो अगर आपको क्लैरिटी होगी ना कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, आप उस हिसाब से उनकी प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम को अच्छे से दे सकते हो। बाकी जो 2 घंटे होते हैं एग्जाम के वो बहुत क्रूशियल होते हैं। जितना आपका काम माइंडसेट होगा, कंपोज तरह से आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो, उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। डरे डरे रहते हो,
कई बार टफ क्वेश्चन आपके पेपर के स्टार्टिंग में आ जाते हैं और उसको देख के लगता है कि भाई मेरे से तो पेपर नहीं निकलेगा, तो वहीं पर हम सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे कर देते हैं। और इसी चीज़ को अगर आपने अवॉइड किया, बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी अगर आपने उसको इंप्लीमेंट किया, तो 66 मार्क्स तो आप छोड़ो, आप आराम से 100+ स्कोर करेंगे आराम से। सही ढंग से पढ़ो, सही ढंग से टेस्ट लिखो, सही ढंग से पेपर अटेम्प्ट करो, आराम से सीसेट क्लियर होगा, आराम से। ठीक है ना, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ करी R1 R2 R3 में, वहीं पर दिक्कत होने लग जाती है एंड वहीं पर हम एग्जाम को यहाँ पे मिस कर जाते हैं। और आई होप आपको ये गलतियां अब आप लोग नहीं करोगे। एंड जो सजेशंस थे ये मैंने सारे आपको बताए। इसकी अगर आपको PDF चाहिए होगी तो आप लोगों को मैं जो इसकी PDF होगी आई विल बी शेयरिंग इट इन माय टेलीग्राम चैनल, तो वहां पर भी इन पॉइंटर्स को आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो अपनी कॉपीज के अंदर। एंड कोशिश करना कि जब आपका रियल एग्जाम हो तब अच्छे से इनको यहाँ पे आप लोग इंप्लीमेंट कर पाओ। तो मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। ठीक है, आई होप आप सबका जो एग्जाम है बहुत ही शानदार जाए एंड इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।